चलो, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूं और उम्मीद है बच्चे अच्छे होंगे। सभी बच्चों को एक साथ गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, चलो हम लोग बच्चे संसदीय प्रक्रिया पढ़ रहे थे, बच्चे ना पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग पढ़ रहे थे और उसमें हमने बच्चे बहुत सारे प्रस्ताव के बारे में आप लोगों को बात कर दिया था। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है बच्चे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन इस क्लास से है बच्चे और सभी बच्चों से है जो लाइव चैट पर हैं। आप बताइए बच्चे कि विश्वास प्रस्ताव पक्ष द्वारा लाया जाता है या विपक्ष द्वारा लाया जाता है। सारे बच्चे आंसर दीजिए जल्दी से। विश्वास प्रस्ताव जो होता है बच्चे, कॉन्फिडेंस बच्चे मोशन जो होता है वो कौन सा व्यक्ति लाता है, पक्ष लाता है कि विपक्ष लाता है? सारे बच्चे बताएंगे पक्ष लाता है कि विपक्ष लाता है। दूसरा क्वेश्चन होगा बेटा, विपक्ष द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? अविश्वास के विश्वास और विश्वास बच्चे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था और पहली बार बच्चे किस प्रधानमंत्री से विश्वास हासिल करने को या विश्वास हासिल करने को कहा गया था बेटा। और ये दोनों प्रस्ताव जो हैं बच्चे, विश्वास हैं और अविश्वास है, ये लोकसभा से संबंधित है कि राज्यसभा से बच्चे? ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा बच्चे। सारे बच्चे बताइएगा। वीडियो को बच्चे लाइक और शेयर कर दो। और आज हम लोगों को बच्चे कटौती प्रस्ताव के बारे में पढ़ना है, कट मोशन। ठीक है, कट मोशन कितने प्रकार का होता था बच्चे? मैंने 3 प्रकार का बताया था। सबसे पहला बताओ बच्चे, तीनों का तीनों नाम बताओ बेटा। सबसे अंतिम होता है बच्चे आर्थिगत या आर्थिक कटौती, सांकेतिक कटौती और नीतिगत कटौती। ठीक है बच्चे, ये हम लोगों ने किया था, नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती बच्चे और आर्थिक कटौती। ठीक है, और ये तीनों की तीनों कटौती के क्या है बच्चे? प्रस्ताव है। कटौती के क्या है? प्रस्ताव है बच्चे। ठीक है, अगर हम इससे बात किया जाए तो इकोनॉमिक बच्चे कट मोशन, टोकन कट मोशन। ठीक है बच्चे, और पॉलिसी कट मोशन इसको बोलते हैं, पॉलिटी कट मोशन बेटा। ठीक है, कितने प्रकार के मोशन हो गए बच्चे कटौती मोशन में? तो आपको भी पता होगा बच्चे कि ये होगा बेटा कटौती प्रस्ताव में। ठीक है, इसी को हमें पढ़ना है बच्चे। ठीक है, चलो अब याद रखो, ये नोट कर लिया होगा सारे बच्चों ने, उम्मीद है लिख लीजिएगा बच्चे। कटौती प्रस्ताव भी 3 प्रकार का होता है, नीतिगत कटौती होती है, सांकेतिक कटौती होती है और आर्थिक कटौती होती है। ये तीनों के तीनों के लिए क्या लाया जाता है? प्रस्ताव लाया जाता है, विपक्ष द्वारा लाया जाता है, पक्ष के विरुद्ध में लाया जाता है बच्चे। ठीक है, मैं बता रहा हूं इसको। ये प्रस्ताव बेटा कटौती से संबंधित है। ये प्रस्ताव किससे संबंधित है? कटौती से, बजट से संबंधित है बच्चे। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे बेटा। आर्टिकल 12 में तो बजट का प्रावधान है, सारे बच्चे मानते हो। ठीक है, हमें आर्टिकल 13 से संबंधित पॉइंट्स को डिस्कस करना है यहां पर। चलो पहला पॉइंट देखो, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। अब यहां पर बच्चे आपको पता है क्या पेश किया जाता है? बजट पेश किया जाता है। और आपको पता है ना सर, बजट जो होता है वो अग्रिम होता है। क्या होता है? अग्रिम होता है। मैंने बजट बच्चे भारत में अगर पहली बार पेश किया गया था तो आपको मैंने बताया था 1860 में, और पेश करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स विल्सन। ये मैंने आप सबको बजट वाले टॉपिक में बता दिया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब बजट पेश किया जाता है तो आपको पता है सर कि बजट सिर्फ और सिर्फ कहां पास होना चाहिए? लोकसभा में, क्योंकि यहां पर मनी से संबंधित काम होता है। और मैंने विधेयक में आपको सब पढ़ा दिया था। विधेयक में मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे कि आपका वित्त विधेयक होता है, उसी में बच्चे मनी विधेयक भी होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक भी मैंने बताया था बेटा। ठीक है, तो विधेयक वाला
वीडियो भी देख लीजिएगा। अब बजट अगर लोकसभा में पेश होता है बच्चे, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, लोकसभा से बजट राज्यसभा में भी जाता है, और यहां दोनों सबसे पहले बजट पर क्या होता है, डिस्कशन होता है बच्चे, यानी कि चर्चा होती है। क्या होती है, चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद बच्चे जब भी कभी वोटिंग की बात होगी, चर्चा होने के बाद जब वोटिंग की बात होगी बेटा, यानी कि जब मतदान होगा, तो मतदान बच्चे सिर्फ कहां कराया जाना अनिवार्य है, लोकसभा में कराया जाना अनिवार्य है। राज्यसभा से बच्चे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हालांकि बच्चे मनी बिल भेजा भी जाता है तो राज्यसभा 14 दिन, मैंने बताया था 14 डेज तक राज्यसभा मनी बिल को रोक सकता है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर अब पहला पॉइंट ये हो गया कि सर बजट से संबंधित होता है कटौती प्रस्ताव। कटौती में ही बच्चे 3 प्रकार की कटौती होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे। इतना बात बताओ, समझ में आया? सारे बच्चे बताइएगा, समझ में आया? और बच्चे इसी बजट में ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसी बजट में जो अनुच्छेद 13 होता है बच्चे, ये तो 112 से संबंधित हो गया, और जो अनुच्छेद 113 होता है बच्चे, यहां पर अनुदान की बात की गई है बेटा। किसकी? अनुदान की, यानी ग्रांट की बात की गई है बच्चे। किसमें? बजट में। अब जो ये अनुदान होता है बच्चे, हमारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं वो बजट में अपने अपने विभाग के लिए, अपने अपने विभाग के लिए पैसे की मांग करते हैं बेटा। पैसे की क्या करते हैं? मांग करते हैं। और आपको पता है कि जो सबसे बड़ा, और पैसे की नीड को यानी कि अनुदान को पूरा किया जाता है कहां से? कोष से पूरा किया जाता है, जिसे हम फंड कहते हैं बेटा। कोष को क्या कहते हैं? फंड कहते हैं। और सबसे बड़ा जो फंड होता है उसे आप कंसोलिडेट यानी संचित निधि बच्चे कोष कहा जाता है। याद आया? संचित निधि कोष जो होता है ये सबसे बड़ा कोष होता है बेटा। अब यहां के अगर पैसे खर्च करने हैं तो आपको अनुमति लेनी होगी संसद से। अब ध्यान से देखिएगा, जब अनुच्छेद 112 बजट पेश हो गया, चर्चा हो रहा है, तो यहां पर धन का बंटवारा होता है, और धन के बंटवारे के लिए विभिन्न मंत्रालय बच्चे अपने अपने विभाग के लिए धन की क्या करते हैं? मांग कहते हैं। उसे अनुदान कहा जाता है, यानी ग्रांट, ठीक है बेटा। और फंडिंग बच्चे टोटल राजस्व, समझते हो ना, रेवेन्यू कहां से आ रहा है कहां जा रहा है बच्चे, ये सारा राजस्व जो टैक्स वाला राजस्व होता है बेटा, ये कहां इकट्ठा होता है? संचित निधि में। और इसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड। ध्यान से देखना, बजट बना 12, पेश हो गया, चर्चा हो रही है, डिस्कशन में बच्चे विभिन्न मंत्रालय अपने अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग करेंगे, ठीक है बेटा। फिर एक विनियोग विधेयक पेश होगा बच्चे, और विनियोग विधेयक को पास कराकर, विनियोग विधेयक को पास कराकर बच्चे इस निधि के पैसे को खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, और विभिन्न विभागों को उनके उनके विभाग को पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उनकी मांग को क्या कर दिया जाता है? पूरा कर दिया जाता है। उनकी मांग को क्या कर दिया जाएगा? पूरा कर दिया जाएगा बच्चे, ठीक है। मांग को क्या कर दिया जाएगा? पूरा कर दिया जाएगा। अब ध्यान से फिर से मैं एक बच्चे छोटा सा फिगर टाइप का बनाता हूं, उसे समझ लो। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आई होगी तो ठीक है, नहीं तो यहां से फिर से समझो बच्चे। हमने कहा बेटा आर्टिकल 12, ध्यान से फिर से सोचना, आर्टिकल जो 12 है ये बजट कहता है, ठीक है बेटा। अनुच्छेद 113 बच्चे अनुदान करता है। अनुदान की क्या की जाती है? मांग की जाती है, और मांग करने का से बच्चे मंत्रालय होता है। जो विभाग होते हैं बेटा वो अनुदान की मांग करते हैं। अब इस अनुदान में प्रावधान है आर्टिकल 113, और बजट बच्चे, बजट में ही तो अनुदान होता है, ठीक है। अब अनुदान की मांग किया है विभिन्न मंत्रालय ने बेटा, ठीक है। और मंत्रालय जब मांग करते हैं बच्चे, तो आपको बताइए जो बजट होता है सर, बजट में एक होता है राजस्व और एक विनियोग प्रस्ताव होता है बेटा।
ये होता है अनुच्छेद 114 में, लिख दीजिएगा। विनियोग प्रस्ताव कहाँ होता है? अनुच्छेद 114 में। इसको जब पास करा लिया जाता है बच्चे, तो जो संचित निधि का पैसा होता है, जो संचित निधि का पैसा होता है, उसे खर्च करने का प्रावधान कर दिया जाता है। मंत्रालयों को पैसा उनकी डिमांड पर दे दिया जाता है, मंत्रालयों को उनकी मांग पर दे दिया जाता है। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि बच्चे जब विनियोग प्रस्ताव पास हो जाएगा तो संचित निधि से बच्चे, यहां पर मैं और बढ़ा देता हूं, संचित निधि से सरकार जो होती है बच्चे वो पैसा निकाल सकती है, पैसा निकाल सकती है बच्चे, ठीक है। और विभिन्न विभागों में बंटवारा कर दिया जाता है, ठीक है। बताओ इतने पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? हमने आर्टिकल 12 बजट अनुदान की मांग मंत्रालय करते हैं, अनुच्छेद 113 के तहत। बजट में ही बच्चे राजस्व होता है, कर कहां से आ रहा है, यानी आय कहां से आ रही है और कहां इसको व्यय खर्च करना है। तो खर्च बच्चे व्यय करना है तो विभागों में, और प्रत्येक विभाग के अपने मंत्रालय होते हैं बच्चे। फिर यहां पर एक विनियोग प्रस्ताव पास कराया जाता है। विनियोग प्रस्ताव का प्रावधान अनुच्छेद 114 में है। जब ये विनियोग प्रस्ताव पास हो जाएगा तो संचित निधि का, यहीं पर तो सारा राजस्व इकट्ठा है बेटा, तो संचित निधि के पैसे को सरकार निकाल कर क्या कर सकती है? खर्च कर सकती है बेटा, खर्च कर सकती है, ठीक। इतने पॉइंट्स बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया सारे बच्चे? पानी दे देना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर बच्चे एक बार और देख लीजिए। जब भी बच्ची कोई धन विधेयक की बात होगी बेटा, किसकी बात होगी? धन विधेयक की बात होगी। यानी सीधा सा मैं लिखता हूं जो बजट होगा बेटा, अब बजट में पैसे की बात होती है और इस पर क्या होता है? चर्चा। अब ये जो चर्चा होती है बच्चे, 26 दिन का समय दिया जाता है, 26 दिन का समय देता है बच्चे लोकसभा स्पीकर, क्योंकि सिर्फ राज्यसभा लोकसभा से ही मतलब होता है। लोकसभा स्पीकर बच्चे बजट पर चर्चा करने के लिए कितने दिन देता है? 26 दिन के अंदर बेटा चर्चा पूरी करके उस पर मतदान करके बेटा उसे क्या कर दिया जाए? पास कर दिया जाए बच्चे। तो आप यहां याद रखोगे कि लोकसभा स्पीकर बजट पर चर्चा करने के लिए सदस्यों को कितने दिन देता है? 26 दिन देता है बेटा। कितने दिन? 26 दिन। लिख लीजिएगा कहीं पर, 26 दिन देता है बेटा। और चर्चा आपको पता है उसी पर होती है बच्चे जो हमारा ग्रांट होता है, यानी कि जो अनुदान मांग होती है बच्चे, कौन से विभाग में कितनी नीड है बच्चे उसको फिल किया जाए, ठीक है। सारे बच्चे एक बार डन करो फिर आगे बढ़ें। और कभी कभी क्या होता है सर, इस 26 दिन पर बजट के सभी भागों पर जब चर्चा नहीं हो पाती है तो एक शब्द आएगा गिलोटिन बेटा, एक शब्द आएगा गैलोटिन बेटा। गैलोटिन के तहत बच्चे हम उस जो बचा हुचा होता है बेटा उसे भी पास कर सकते हैं बच्चे, पास कर सकते हैं बिना चर्चा किए। अभी वो सब सांकेतिक में ही और आगे मैं बताऊंगा बेटा, ठीक है। इतनी बात बताओ समझ में आ गई ना सारे बच्चों को? चलो अब हम लोग पहला पढ़ेंगे बच्चे नीतिगत। पहला जो हमने पढ़ा था बच्चे वो था नीतिगत कटौती प्रस्ताव। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर बच्चे सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष द्वारा लाया जाता है बच्चे। किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष द्वारा लाया जाता है बच्चे, ठीक है। किसके द्वारा लाया जाता है बेटा? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। यानी कि विपक्ष जो है बच्चे वो बजट का विरोध करता है,
बजट का क्या करता है बच्चे, विरोध करता है। अगर विपक्ष द्वारा ये जब प्रस्ताव लाया जाता है बेटा, तो हमने कहा बजट लोकसभा से संबंधित होता है, और लोकसभा में जिसकी सरकार होती है बच्चे, यानी लोकसभा में जिसका बहुमत उसी की सरकार। और अगर ये विपक्ष द्वारा लाया गया, बजट के विरोध में लाया जाता है, सरकार जो बजट का निर्माण करती है उस नीतियों का ये बजट बच्चे प्रस्ताव क्या करता है, विरोध। अगर गलती से प्रस्ताव पास हो गया तो आपको पता है जब पास होगा तो जो बच्ची रूलिंग पार्टी है, डन है सर कि उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होगा, तभी तो विपक्ष का बच्चे क्या कहते हैं प्रस्ताव यानी बेटा पास हो जा रहा है। अगर आपका लोकसभा में बहुमत होता तो कभी भी आपके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। तो यहां पर बजट का विरोध किया जाता है बच्चे, ठीक है। और यहां पर बच्चे कुल बजट का, जितना भी बजट बना होता है, कुल बजट का या कुल बजट को 1 रुपये बेटा करने की मांग की जाती है, करने की मांग की जाती है बच्चे, कि आपने जितना भी बजट बनाया सब बेकार है, इसको कितने रुपए में कन्वर्ट कर दो, 1 रुपये में, संपूर्ण बजट को 1 रुपये में बेटा। और यहां पर बच्चे सरकार, गवर्नमेंट डाउनफॉल होती है, सरकार गिर भी सकती है। भाई अगर आपके विरोध कोई बजट पास हो रहा है, प्रस्ताव पास हो रहा है, तो डन है आपको लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। तो जो पहला नीतिगत होता है बच्चे, जो सरकार बजट का निर्माण करती है, विपक्ष द्वारा उस बजट का विरोध किया जाता है कि आपने इस बार और आपके मंत्रीगण लोगों ने अच्छे ढंग से बजट का निर्माण नहीं किया है। मैं एज ए अपोजिशन बेटा इसका विरोध करता हूं, और इस विरोध में मैं संपूर्ण बजट को 1 रुपये में परिवर्तित करने के लिए नीति कटौती प्रस्ताव लाता हूं। अगर विपक्ष पास करा ले जाता है तो गवर्नमेंट डाउनफॉल हो जाएगी, सरकार गिर भी जाती है, और अगर बच्चे नहीं पास होता है तो सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, और सुधार होता है फिर बजट में अगर गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी करना चाहे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लो और बताओ बच्चे, ठीक है। और हाँ सर, अगर यहां मतदान की बात आएगी बेटा, तो मतदान आपको पता है लोकसभा पर बच्चे, लोकसभा में होगा किस मुद्दे पर, बजट की बात हो रही है बच्चे, चर्चा राज्यसभा में भी होती है। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो यहां पर चर्चा होता है, लेकिन मतदान बेटा राज्यसभा में नहीं होता है। मतदान की बात सिर्फ कहां होती है, लोकसभा में होती है। कहां होती है बेटा, लोकसभा में। अब बताओ क्लियर हुआ नीतिगत, सारे बच्चे बताओ एक तरफ से। यानी कुल बजट को 1 करने की बात कहां पर की गई है, तो आप बोलोगे नीतिगत कटौती प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव पास होने पर सरकार डाउनफॉल हो सकती है बच्चे, तो आप बोलोगे यस सर हो सकती है, क्योंकि यह प्रस्ताव तभी पास हो गया क्योंकि रूलिंग पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, तभी तो प्रस्ताव उनके पक्ष में नहीं होता है बेटा, विपक्ष में चला जाता है। ठीक है। अगला है बच्चे सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, जब जो गवर्नमेंट होती है बच्चे किसी आइटम या कोई सर्विस या किसी योजना का, जिसे प्लान कहते हो बच्चे, विरोध किया जाता है। यहां तो संपूर्ण बजट की बात होती है, लेकिन वहां पर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात होती है बच्चे, यानी किसी प्रोग्राम का विरोध किया जाता है, या योजना या प्रोग्राम भी कर लेना बच्चे। किसी प्रोग्राम का जब विरोध किया जाता है तो इस विरोध में बच्चे किसके द्वारा, विपक्ष द्वारा लाया जाता है बच्चे कौन सा प्रस्ताव, तो सांकेतिक प्रस्ताव होता है बेटा। ठीक है, जब सरकार के किसी आइटम, प्रोग्राम, सर्विस या योजना का विरोध किया जाता है तब यह प्रस्ताव लाया जाता है बच्चे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल विपक्ष द्वारा लाया जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर बच्चे, जैसे मान लो बेटा कोई योजना चलाई गई, जैसे मान लो मनरेगा बच्चे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा,
मान लो मनरेगा योजना चला बेटा, और मनरेगा पर सरकार ने बच्चे ना 10,000 करोड़ रुपए, कितने हजार करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रोग्राम बनाया। 10,000 करोड़ रुपए, तो एक योजना है, प्रोग्राम है बेटा गवर्नमेंट का। अब इसी प्रोग्राम का बच्चे विपक्ष क्या करेगा, विरोध करेगा, और इसमें बच्चे क्या करने को कहेगा, कटौती करने को कहेगा बेटा। और कटौती में वो कितना भी कह सकता है कि इस बार मनरेगा में 2,000 करोड़ रुपए की क्या करो बच्चे, कटौती। तो यहां पर देखो संकेत दिया जा रहा है, यहां पर क्या है, संकेत है। लेकिन यहां पर तो बच्चे पूरी की पूरी नीति का विरोध हो रहा है, संपूर्ण बजट का विरोध हो रहा है बच्चे, ठीक है। लेकिन यहां पर एक प्रोग्राम का विरोध हो रहा है मनरेगा का, और यहां पर बच्चे कटौती करने की बात की जा रही है कि 2,000 करोड़ रुपए इसमें काट कर इसका प्रोग्राम कर दिया जाए। कितने हजार करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए कर दिया जाए बच्चे। कितने हजार करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए बच्चे कर दिया जाए। यानी सरकार ने कहा बच्चे कि इस प्रोग्राम पर हम 10,000 करोड़ खर्च करेंगे, विपक्ष ने कहा आप इतना नहीं खर्च करोगे, इसमें कुछ कटौती करिए, और बच्चे उसी के विरोध में बच्चे 2,000 करोड़ की कटौती करिए। इसीलिए विपक्ष द्वारा सांकेतिक बच्चे कटौती प्रस्ताव लाता है, ठीक है बेटा। हालांकि इस पर बच्चे सरकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। दोनों समझ में आ गया कि नहीं आया? एक में संपूर्ण है और एक में सिर्फ किसी बच्चे प्रोग्राम को लेकर जब विरोध होता है और उसमें सिग्नल दिया जाता है कितने रुपए कटौती करना है। यहां कटौती की जगह बच्चे कर दो कि 100 रुपया कम कर, 100 रुपए क्या कर देना बच्चे, कम कर देना बेटा, इसमें कम कर देना, ठीक है। हालांकि चैलेंज होता है बच्चे एक विपक्ष का पक्ष के विरुद्ध, ठीक है, 100 रुपए कर देना। अगला बच्चे तीसरा जो होता है, तीसरा जो होता है बच्चे वो आर्थिक होती है। इसमें बच्चे वो प्रोग्राम कर लेना जो आर्थिक कटौती प्रस्ताव होता है। इसमें मान लो गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम चलाया और प्रोग्राम पर बच्चे 1,000 करोड़ का खर्च का प्रावधान किया गया। इसमें विपक्ष ने कहा कि 1,000 करोड़ में 100 करोड़ की बच्चे इकोनॉमिकल कटौती करिए, कमी कर दीजिए बच्चे, ठीक है। तो प्रोग्राम पर जब पैसा 1,000 करोड़ की, यहां पर 100 ही रुपए रखना बेटा, ठीक है। चैलेंज होता है एक प्रकार का। और आर्थिक कटौती प्रस्ताव में बच्चे प्रोग्राम पर 1,000 करोड़ खर्च करना है, उसमें से 1,000 करोड़ रुपए बजट कम कर दिया जाए बच्चे। ठीक है बेटा, यहां पर 1,000 करोड़ रुपए में बच्चे 100 करोड़ कम करने की बात की गई है, ठीक है। ये हमारे 3 प्रकार के कटौती, ये तीनों विपक्ष द्वारा लाया जाता है। पक्ष के होल बजट को 1 रुपए करने का प्रावधान, नीतिगत कटौती प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार डाउनफॉल भी हो सकती है बेटा, ठीक है। सांकेतिक में कहा जाता है 1,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का आपने प्रावधान किया, उसमें 100 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया कटौती कर दीजिए, ठीक है बेटा। फिर बच्चे जो आर्थिक बच्चे कटौती प्रस्ताव होता है, इकोनॉमिकल बच्चे कट मोशन होता है, इसमें प्रोग्राम पर 100 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा, तो विपक्ष ने कहा बहुत ज्यादा है, इसमें 1,000 करोड़ की कटौती करके 100 करोड़ की कटौती करके इसे कहीं और अन्य प्रोग्राम में शिफ्ट कर दीजिए। यानी कि मान लो बच्चे प्रधानमंत्री जनधन योजना में 1,000 करोड़ वो खर्च करना चाह रहे थे, तो विपक्ष ने कहा यहां 900 करोड़ करिए, 100 करोड़ शिक्षा का बजट कम है, शिक्षा के बजट में बढ़ा दीजिए, ठीक है। उम्मीद है बच्चे तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आया होगा तो मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अगला होता है बच्चे समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन। समापन बच्चे प्रस्ताव 4 प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का बेटा? 4 प्रकार का होता है बच्चे। कितने प्रकार का होता है बच्चे? 4 प्रकार का होता है बच्चे, याद रखिएगा। अब ये आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा बच्चे, सिंपल क्लोजर मोशन। यहां पर ध्यान से सुनना, सारे बच्चे एक एक पॉइंट सुन लो बेटा, और ये आसान है, कुछ भी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे। जब कोई प्रस्ताव या जब कोई विधेयक सदन में लाया जाता है, समापन का मतलब है बच्चे इसको पास कर दिया जाए, ठीक है। तो जब कोई बिल होगा बेटा, या बिल या इसी को हम लोग विधेयक कहेंगे, जब कोई विधेयक सदन में आएगा तो इस पर सामान्य तरीके से चर्चा किया जाए और इस पर बेटा मतदान कराया जाए और सामान्य तरीके से इसको क्या कर दिया जाए? पास कर दिया जाए बच्चे। जब सामान्य तरीके से पास करने की बात आएगी बेटा, तो वहां पर लाया जाएगा सिंपल क्लोजर मोशन प्रस्ताव, यानी साधारण समापन प्रस्ताव, कि आराम से बच्चे बिल आया, विधेयक आई, दोनों सदन में चर्चा हुआ और बिल क्या या मतदान, बच्चे चर्चा हुआ, मतदान हो गया, बिल क्या हो गया? पास हो गया बेटा, ठीक है। अगर हम घटक की बात करें बच्चे, तो आप लोग घटक का मतलब समझते हो बच्चे। घटक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि बेटा कंपार्टमेंट। क्या कहते हैं बेटा? कंपार्टमेंट, ठीक है, कंपार्टमेंट। क्लोजर मोशन, ध्यान से देखिएगा, कंपार्टमेंट का मतलब जो हमारा बिल होता है बेटा और जो हमारा विधेयक होता है, क्लियर हो जाएगा। इस विधेयक और बिल में बच्चे इसे क्या करें? भागों में बांट दिया जाए, भागों में बांट दिया जाए बच्चे, और बांटने के बाद बच्चे प्रत्येक भाग पर चर्चा हो, और चर्चा होने के बाद बेटा जब उसे पास करना होगा, ध्यान से देखो, यहां पर तो बिल आया, सामान्य तरीके से आया, चर्चा हुआ, मतदान हो गया, पास हो गया। लेकिन जब उसी बिल को बेटा हम कंपार्टमेंट में बांट देंगे, टाइप में डिवाइड कर देंगे, सॉरी पार्ट में डिवाइड कर देंगे, भागों में बांट देंगे, और प्रत्येक भाग पर क्या होगी? चर्चा होगी बच्चे। और प्रत्येक भाग पर चर्चा होने के बाद हर एक भाग को अलग कर दिया गया, चर्चा होने के बाद जब पास हो जाएगा तब उसे कहेंगे घटकों द्वारा समापन प्रस्ताव बेटा। यानी प्रत्येक भाग पर डिस्कस करने के बाद हमने इसको बिल को क्या कर दिया? पास कर दिया बेटा। हमने बिल को क्या कर दिया? पास कर दिया बच्चे। अब एक होता है बेटा कंगारू। क्या होता है बच्चे? कंगारू विधेयक होता है बेटा, ठीक है। अब कंगारू विधेयक में क्या होता है सर? इसमें जो बिल होता है बच्चे, बिल के जो मेन पॉइंट होते हैं, बिल के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं बच्चे, बिल के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं बच्चे, बिल में सिर्फ उन बिंदुओं पर क्या की जाती है? चर्चा की जाती है, और चर्चा सिर्फ मेजर पॉइंट्स पर बेटा, ठीक है। बिल बड़ा सा रहता है लेकिन उसमें 8-10 मेजर पॉइंट क्लियर कर लिए गए तो उस बिल को क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया जाता है बेटा। एक में पूरा बिल था, एक में भाग में डिवाइड हुआ, और एक में एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर हमने डिस्कस किया, चर्चा करने के बाद उस विधेयक को हमने क्या कर दिया? पास कर दिया। हमने कहा था बच्चे कि किसी भी बच्चे विधेयक पर, यानी अगर हम बजट की बात करें तो बजट में देखो बच्चे, लोकसभा स्पीकर सदनों में चर्चा करने के लिए कितने दिन देता था? 26 दिन ही तो देता था बेटा।
कितने दिन? 26 दिन की ही तो बात यहां बजट में हुई थी। लोकसभा स्पीकर ये कहता है कि 26 दिन है आप सदस्यों के पास, इस पर चर्चा करिए और मतदान कराइए और बिल को पास कर दीजिए। यहां पर हमने कहा कि कोई बिल आया, जर्नली तरीके से आया, पेश हुआ, चर्चा हुआ, मतदान हुआ, पास हो गया, साधारण समापन प्रस्ताव, ठीक है। दूसरा हुआ जब उसको हमने कंपार्टमेंट में बांट दिया, भागों में बांटा, चर्चा हुआ, पास किया, तो उसे कहेंगे घटकों द्वारा समापन प्रस्ताव। कंगारू समापन प्रस्ताव होता है जब बच्चे इसी बिल के, इसी भाग के कुछ बिंदुओं पर, मेजर पॉइंट्स पर डिस्कस किया जाए और फिर पास किया जाए, तो बच्चे वो होगा। अब पता लगा सर इसी 3 प्रस्ताव के दौरान कितना दिन पूरा हो गया? 26 दिन पूरा हो गया। मान लो बच्चे किसी विधेयक में 50 बच्चे विधेयक था, अब 50 में बेटा पता लगा हम 28 विधेयक ही पास कर पाए, 22 विधेयक पर चर्चा ही नहीं हो पाई बेटा। क्लियर हो जाएगा? मान लो 22 विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाए, लेकिन इसे भी 22 विधेयक को पास करना क्या है? जरूरी है बेटा। तो अब बताओ यार, जब हमारे पास समय नहीं हुआ तो क्या हम उस पर चर्चा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तब ऐसे विधेयक को बेटा बिना चर्चा के अंतिम दिन, बिना चर्चा के कौन से दिन बेटा? अंतिम दिन विधेयक को पास कर दिया जाए। अंतिम दिन बिना चर्चा के विधेयक को पास कर दिया जाए, उसे गिलोटिन बच्चे समापन प्रस्ताव कहते हैं। कौन सा समापन? गिलोटिन समापन। यानी कि आपसे पूछा जाए कि गिलोटिन समापन प्रस्ताव किस बिल के लिए लाया जाता है, तो आप बोलोगे सर वह बिल जिस पर समय के अनुसार चर्चा नहीं हो पाती है, अंतिम दिन उसे बिना चर्चा के ही पास कर दिया जाता है, तो उसके लिए लाया जाता है गिलोटिन समापन प्रस्ताव। ईमानदारी से बताओ चारों प्रस्ताव समझ में आ गया कि नहीं आया? सारे बच्चे बोलोगे एक तरफ से बेटा। संसद में हर चीज करने के लिए मोशन की आवश्यकता होती है बच्चे, ठीक है। समझदारी से बताओ बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो कंपार्टमेंट की बात करेंगे, घटक पॉइंट्स की बात करेंगे, कंगानू कोई डिस्कशन नहीं हो पाएगा, फिर भी अंतिम दिन हम बिल को पास कर देते हैं, तो वो हो जाएगा बच्चे गिलोटिन। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा विहिप। ठीक,
लिखा बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा, इसी संसदीय प्रणाली में एक शब्द आता है विहिप जारी करना बेटा, ठीक है। और विहिप बच्चे जो जारी करता है वो किसके द्वारा बेटा, संचेतक द्वारा होता है। हर संचेतक जो होता है बच्चे, सभी राजनीतिक पार्टियों का एक संचेतक होता है, जो बच्चे क्या काम करता है कि जो पार्टी का एजेंडा होता है या पार्टी की जो गाइडलाइन होती है बेटा, उस गाइडलाइन को अपने सदस्यों को बताना। अब जैसे ध्यान से देखना बेटा, राष्ट्रपति को कोई आदेश देना होगा, मान लो बेटा, तो किसे देगा, पूरे मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्रियों को फोन करके कहेगा? नहीं कहेगा, वो सीधा बच्चे मिनिस्टर का जो बच्चे मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा यानी प्रधानमंत्री होगा, उसी से कह देगा कि आपकी कैबिनेट अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो जब बच्चे प्रधानमंत्री को पता चला तो प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली, एक साथ सारे मंत्रियों को बैठाया और कहा भाई ये शिकायत आई हुई है, याद रहेगा। तो ऐसे बच्चे सभी पार्टियों की अपनी अपनी गाइडलाइन होती है। अभी एक एग्जांपल ले लें बच्चे, अभी राजस्थान की बात अगर किया जाए तो राजस्थान में मायावती जी के 6 एमएलए थे बेटा, कितने थे, और हमने कहा था अगर 2/3 से कम मेंबर पार्टी को छोड़ते हैं, अगर बच्चे 2/3 मेंबर से कम पार्टी को छोड़ते हैं तो एंटी डिफेक्सिंग लॉ के तहत उन पर कार्रवाई होगी, यानी दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा लोग पार्टी को छोड़ते हैं तो बच्चे वो पार्टी वहां पर मर्ज मानी जाएगी। और आपने देखा कि 6 में बेटा यहां पर मिनिमम तो 4 थे, तो 4 से अगर कम छोड़ते तब तो उन पर दल बदल कानून लगता, लेकिन 6 के 6 भी चले गए, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए, तो यहां पर तो बच्चे पूरी की पूरी पार्टी का विलय हो गया। क्या यहां पर दल बदल कानून लागू होगा? नहीं होगा सर, क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है, दल बदल कानून होता है जब 2/टोटल सदस्यों का 2/3 सदस्य से कम छोड़ेगा तब तो दल बदल कानून लागू होगा, और 2/3 से ज्यादा है तो यहां पर 2/3 4 हो रहा था, छोड़ कितने दिए, 6 के 6, सब मर गए बच्चे, मिल गए, इसमें मर्ज हो गए। तो आप बताओ यार, ईमानदारी से दल बदल कानून लागू होगा? नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, हर पार्टी की अपनी एजेंडे होते हैं, अपनी गाइडलाइन होती है, और इस गाइडलाइन को बच्चे प्रत्येक सदस्य को बताना काम होता है संचेतक का। उसी को कहते हैं कि विहिप जारी किया गया बेटा, ठीक है। एक बच्ची गाइडलाइन जारी की गई, जैसे मान लो बच्चे, अगर विपक्ष द्वारा पक्ष के विरुद्ध में कौन सा प्रस्ताव लाया, अविश्वास प्रस्ताव लाया। अब अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया होता है? विपक्षी दल के मामले में बेटा, ठीक है। अब मान लो बच्चे किसके विरोध में लाता है? पक्ष के विरोध में आया है। ध्यान से सुनना बेटा, किसके विरोध में आया? पक्ष के। लाया विपक्ष बेटा। हर पार्टी की अपनी गाइडलाइन है, उनके अपने सदस्य हैं। अब इन सदस्यों को मतदान कहां करना है? मान लो बेटा विपक्ष था कांग्रेस, ठीक है, और पक्ष है बीजेपी बेटा, ठीक है। अब बीजेपी के विरोध में क्या लाया? कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाया। अब अविश्वास प्रस्ताव आपको पता है पास होना है, ठीक है बेटा। अब पास होने के लिए सर, मान लो कांग्रेस के पास 60 मेंबर थे और अन्य दलों के पास 80 थे। अब इसी में बच्चे एक पार्टी, मान लो यहां पर कोई भी पार्टी, मान लो आम आदमी को मान लिया जाए, और आम आदमी के कितने मेंबर्स थे? 10। आम आदमी पार्टी का एक संकेतक था बेटा, पार्टी ने क्या किया? अपनी गाइडलाइन जारी कर दी, यानी व्हिप जारी कर दिया सर। अब ये संचेतक जो होगा, आम आदमी पार्टी के जो 10 मेंबर है, इन मेंबरों को सूचना देगा कि हमें अविश्वास प्रस्ताव पर किसको वोट करना है, कांग्रेस को करना है कि बीजेपी को करना है। इसी को कहते हैं बच्चे व्हिप जारी करना, यानी गाइडलाइन को जारी करना। अगर मान लो 10 में से बेटा 2 सदस्यों ने इसका विरोध कर दिया, कितने सदस्यों ने बेटा? 2 सदस्यों ने विरोध किया, यानी पार्टी की गाइडलाइन के विरोध में काम कर रहे हैं, तो आप बताओ इन पर दल बदल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि 2/3 से कम है। 2/3 से क्या है बच्चे? कम है। अगर 6 से अधिक जा रहे हैं, ठीक है बेटा, पार्टी के गाइडलाइन के विरोध में, तब तो पार्टी को मर्ज माना जाएगा सर। तो यही होता है बच्चे, सभी राजनीतिक पार्टियों के एक बच्चे संचेतक होते हैं, अपना एजेंडा भी होता है, पार्टी की गाइडलाइन होती है, मतदान की प्रक्रिया में किसका सपोर्ट करना है, किसका नहीं करना है, ये पार्टी अपना गाइडलाइन जारी करती है, सदस्य मानते हैं उस गाइडलाइन को बेटा, तो ये संचेतक होता है। इसी को व्हिप जारी करना कहते हैं बेटा। बताओ समझ में आ गया?
क्योंकि यहां पर सरकार बनना और गिरना तय होता है बच्चे, ठीक है। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से रह गए थे, कई बार ऐसा हुआ है बच्चे, है ना। उम्मीद है बच्चे व्हिप जारी होना भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारे बच्चे डन कर दो एक बार। अगला होगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसे कहा जाता है व्यवस्था पर प्रश्न। व्यवस्था पर प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बेटा, ठीक है। सदन की अपनी प्रक्रिया होती है। जब प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं होता, तब यह बच्चे होता है, यानी व्यवस्था पर प्रश्न उठता है बेटा, ठीक है। सदन की अपनी बच्चे गरिमा होती है, अपनी प्रक्रिया होती है। जब वो प्रक्रिया के अनुसार कोई कार्य ना करे बच्चे, तो ये लाया जाता है बेटा, व्यवस्था पर प्रश्न प्रस्ताव लाया जाता है। और ये व्यवस्था का प्रश्न प्रस्ताव जो होता है बच्चे, ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है बच्चे। कि बच्चे इसमें कहा जाता है कि सदन अपने कानून के अधिकार में रहकर काम नहीं कर रही है, वो अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं कर रही है बच्चे। इसका विपक्ष क्या करता है? विरोध करता है बेटा, ठीक है। विपक्ष क्या करता है? विरोध करता है। अगला बच्चे थैंक यू मोशन, धन्यवाद प्रस्ताव। इतने पॉइंट्स लिख लो, फिर बता दें, इसी को समझा दें बेटा।
चलिए बच्चे इसको समझ लिया जाए। हमने कहा बच्चे थैंक यू मोशन बेटा लोकसभा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होता है तो प्रत्येक सरकार का बच्चे एक विजन होता है, एक लक्ष्य होता है, अपनी नीतियां बनाते हैं, ठीक है बेटा। और नीतियों का जो प्रोफार्मा होता है वो तैयार करने का काम कैबिनेट सचिवालय करता है। कौन करता है बेटा? कैबिनेट सचिवालय। क्लियर हो जाएगा। फिर ये जो बच्चे नीति तैयार होगी, विजन तैयार होगा, इसी को ले जाकर दिया जाएगा किसको बेटा? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण बेटा प्रत्येक आम चुनाव के बाद, और या हर साल सदन का जब सत्र स्टार्ट होता है फरवरी में बेटा, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर विशेष बच्चे अभिभाषण कर सकता है, ठीक है। और इस विशेष अभिभाषण में बेटा जो कैबिनेट सचिवालय द्वारा तैयार किया गया है, इसमें सरकार की नीतियों की बड़ाई करता है और उसका उल्लेख करता है बेटा, ठीक है। अब नीतियों के बारे में बता दिया गया लोकसभा राज्यसभा में। फिर बच्चे ये प्रस्ताव पेश किया जाता है सरकार द्वारा। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तब तो ठीक है बेटा, और अगर ये प्रस्ताव नहीं पास हो पाया तो याद रखना बच्चे, तब विपक्ष को लगेगा कि लोकसभा में इस सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है, लोकसभा में इसे बहुमत प्राप्त नहीं है, तो इस मामले में सरकार गिर भी सकती है बेटा। क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थैंक यू मोशन नामक प्रस्ताव नहीं पास करा पाई सरकार बेटा। यानी जितने भी मेंबर हैं वो सरकार के नीतियों से जो इनका विजन है वो उसके पक्ष में नहीं है। तो आपको पता है अगर थैंक यू मोशन क्लियर नहीं हो पाया तो यहां पर सरकार डाउनफॉल हो सकती है बच्चे, सरकार हो सकती है बच्चे। और अगर पास हो गया बेटा तो फिर यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है बच्चे। जैसे अभी बच्चे एग्जाम्पल लिया जाए, सरकार कुछ भी कर सकती है बेटा, आपको पता ही है। अभी कोरोना मैटर है, कोरोना में सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन स्कूल नहीं खोला। उन्होंने कहा स्कूल से बच्चे बिहार में चुनाव कराने जा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, रैलियां कर रहे हैं, सारे खुद के काम कर रहे हैं, लेकिन अगर स्कूल खुल जाएगा और इंस्टीट्यूशनल संस्था बच्चे ऑर्गेनाइजेशन खुल जाएंगी तो कोरोना फैल जाएगा। बिहार में इतने बल्क में चुनाव होने जा रहे हैं लेकिन वहां कोरोना नहीं फैलेगा। तो सरकार कोई भी नीति बना सकती है बच्चे, ठीक है। सरकार के मूड में ये चुनाव अच्छे समय पर कराएंगे, अच्छे समय पर, क्योंकि यहां पर बच्चे ना ये अपने फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। हम लोग क्या है सर, हम लोग अपाहिज हो चुके हैं बच्चे, हम अपने अधिकार की मांग ही नहीं कर पा रहे। हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम भारत पाकिस्तान करते हैं, हम भारत चीन भी करते हैं सर, लेकिन हम कभी भी सरकार से नहीं पूछते हमें क्या अच्छी शिक्षा हमें कब मिलेगी, अच्छा हेल्थ कब मिलेगा, हमें रोजगार कब मिलेगा। बल्कि मैंने एक दिन आपको कहा था सर कि सरकार का जो पैसा है सर वो हमारा ही पैसा है, और हमारे लिए ही बच्चे ये योजनाओं का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हो जाएगा। चुनाव टाइमली हो जा रहा है, चुनाव पर बच्चे एक एक विधायक एमपी एमएलए 20-20 करोड़ खर्च करते हैं, इनके पास पैसे कहां से आ जाते हैं सर। तो सरकार कुछ भी कर सकती है। जो ये विजन बनाते हैं बच्चे, सारे विजन खुद के लिए ही बनाते हैं, बोल रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, कहां कुछ हो रहा है बेटा, ठीक है। तो यहां पर क्या है सर, हम अपाहिज हो गए हैं, इसीलिए सर हम कभी नहीं पूछ पाते। हम बच्चे भी हिंदू मुस्लिम करना होगा आग लगा देंगे, बच्चे हिंदू पाकिस्तान और भारत करना होगा आग वायरल कर देंगे। कभी आप अच्छे हेल्थ की बात कर लो बेटा, हमारे मंत्रियों को कुछ हो जाता है बच्चे सीधा विदेश निकल लेते, हम कहाँ चले जाएं बच्चे अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है। तो हम बच्चे क्या हैं, टोटली अपाहिज हो चुके हैं बच्चे। और इसी अपाहिज भी कौन बना रहा है, सरकारें ही तो बना दे रही है बेटा। और चलो चलता रहेगा सर, है ना। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं बच्चे, सारे विजन ये खुद के लिए बनाते हैं बेटा, है ना, किसी और के लिए नहीं बनाते हैं बच्चे, ठीक है। हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं बेटा। अभी सोचो, हमने बताया था बेटा कि 100 रुपए में 30 रुपए हम सरकार को देते हैं। 1 अरब 35 करोड़ है, एक एक रुपया दे देगा तो 135 करोड़ रुपए हो जाते हैं बच्चे। ये सरकार के सारे लोग बेटा ऐश करते हैं हमारे पैसों से, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है, छोटा मोटा काम दे देते हैं बेटा। सोच लीजिए सर। अभी एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो जर्मन का तानाशाह था बेटा एडोल्फ हिटलर, आपको पता ही होगा। जब एडोल्फ हिटलर को बच्चे काउंसिल में बुलाया गया था तब वो अपने साथ एक मुर्गा ले गया था, और जब ये हुआ कि लोकतंत्र का आप विनाश कर रहे हो तो उसने कहा कि आपकी सरकारें लोकतंत्र को अपाहिज कर देती हैं, और उसने क्या किया सर, मुर्गे के दोनों पर को तोड़ दिया। तो आप बताओ, जब मुर्गे के दोनों पर टूट गए तो क्या वो मुर्गा उड़ पाएगा? नहीं सर, दर्द से कराहने लगा,
टूट चुका था वो। फिर क्या किया बच्चे, वहां पर एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, दाना फेंकना शुरू कर दिया सर। जब एक दो दाना चुंग पाया, हल्का फुल्का पा गया मुर्गा, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गया, वो घसीट घसीट के दाने को खाता रहा, लेकिन वो दोबारा उड़ने की बच्चे नौबत उसको नहीं है। तो हमारा लोकतंत्र ऐसा ही होता है सर, ठीक है। और उस समय बच्चे जो मुर्गे वाली कहानी है वो हम आप लोगों की है बेटा, ठीक है। हम तुरंत बच्चे लड़ते हैं, किसी अन्य के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपने राइट्स की मांग हम नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। अभी एक और है सर, जैसे भी कोई रिक्शा वाला है सर, 10 रुपए ज्यादा मांग लेता है तो एक मुक्का खा जाता है, फाइट मार देते हो आप, 10 रुपया ज्यादा लोगे तुम। और जिसे आप 100 रुपए में 30 रुपए देते हो, उससे तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हो बेटा। तो अपाहिज कौन हो गया? हम बच्चे कमजोर लोगों पर क्या करते हैं, हाथे उठाते हैं बेटा। पावरफुल लोगों के पास कोई नहीं आता, ये आप याद रखो। हालांकि पूरी पावर आप में है, जनता में है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो फिलहाल अपाहिज हम लोग बने ही हैं बच्चे, और सरकार के लोग जो हैं वो मजे कर रहे हैं बेटा, चाहे वो पक्ष हो बेटा, चाहे विपक्ष हो। पक्ष जाएगा, विपक्ष आएगा, विपक्ष जाएगा, पक्ष आएगा, मजे ये लोग लेंगे, और हम लोग बच्चे बस हिंदू मुस्लिम करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे। इसके अलावा हम कुछ सोच नहीं सकते, और जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही आप लोग कर रहे हो बच्चे। एक बार अभी देखो बेटा, प्राइवेटाइजेशन के विरोध में एक आवाज उठी युवाओं की, डेट आ गई, सीओ तक नियुक्त हो गए, वेंडर तक मिल गए। 2.5 साल से नहीं मिल रहे थे वेंडर। पावर देखा आप लोगों ने बच्चे? आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि सब कुछ निजीकरण। बताओ बच्चे, संविदा वाला कार्यक्रम वापस लिया गया कि नहीं लिया गया? इसे कहते हैं बच्चे लड़ाई लड़ना, ठीक है। तो चलो बच्चे, अब हम लोग बेटा बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार की। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संसदीय विशेषाधिकार की। एक चीज और बेटा, जो इंसान ये जानता है कि ये गलत है और गलत का अगर वो विरोध ना कर पाए तो इंसान नहीं है बच्चे। फिर उसे हम चापलूस कहेंगे, उसे हम दलाल कहेंगे बेटा, कि ये तो यार हाँ में हाँ मिला रहा है, यानी ये पक्का दलाली का काम कर रहा है। आजकल हमारे देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है सर, ठीक है। चलो अगला पॉइंट होगा बेटा संसदीय विशेषाधिकार होगा, यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बेटा, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार। और आपको पता है बच्चे, संसदीय विशेषाधिकार का जो अनुच्छेद होता है, और यहां पर जो विशेषाधिकार है बेटा, 2 प्रकार से है बच्चे। व्यक्तिगत विशेषाधिकार सामूहिक विशेषाधिकार। हमने राष्ट्रपति पढ़ाया था तब भी ये पॉइंट डिस्कस किया था बेटा, ठीक है। विशेषाधिकार 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है और सामूहिक विशेषाधिकार होता है बेटा, ठीक है। और इसके जो स्रोत हैं सर, सोर्स हैं, कुछ तो संविधान द्वारा, कुछ संसदीय कानून द्वारा, कुछ परंपरा द्वारा, संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, परंपरा द्वारा बेटा, सदनों के नियम द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा। न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ये हमें 5 प्रकार के बच्चे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, सोर्स प्राप्त है, यहां से हैं सोर्स बेटा। व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है बेटा, व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है बच्चे, व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है बेटा, ठीक है।
व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी बच्चे, ठीक है। प्राप्त है सदनों को, एमपी ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा सदस्यों को बेटा, ठीक है। महान्यायवादी को, महान्यायवादी को बेटा ऐसे मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी कार्यवाही में भाग लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी बच्चे अगर मंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर बेटा, अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना है। लेकिन अगर वो मंत्री हो जाएगा तो सदन की बैठकों में बच्चे वो भाग लेगा, बोलेगा, बातचीत करेगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री हो जाता है बच्चे, मिनिस्टर हो जाता है। लेकिन वो अभी तक मेंबर नहीं हुआ है, इसके लिए विशेष प्रावधान इनके लिए है कि आप भाग लोगे, हर काम करोगे जो मंत्री के पद का काम होता है, बस आप मतदान की क्रिया में भाग नहीं लोगे तब तक जब तक आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनते हो बेटा। महान्यायवादी भी याद रखना, संसद की सभी कार्यवाही, सभी बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन जब मतदान की बात आएगी तो मतदानों में भाग वो नहीं लेगा बेटा। ऐसे ही बच्चे हमने आपको बताया था कि विशेषाधिकार जो है वो आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति को भी प्राप्त है बच्चे और उपराष्ट्रपति को भी प्राप्त है, यानी इसके द्वारा पद पर किए गए कार्य का कोई भी बच्चे ये इस पर बर्डन नहीं होगा, वो सारा का सारा बच्चे जो है वो भारत सरकार स्वयं वहन करेगा। ये हमने आपको राष्ट्रपति में बताया था, ठीक है। तो इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। फिर तुरंत इसके बाद बेटा थोड़ा सा और है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। कब गिरफ्तार करना है, कब गिरफ्तार नहीं करना है, हालांकि हमने बच्चे राष्ट्रपति के समय भी आपको बता दिया था, कल थोड़ा सा बता देंगे और कल ही बच्चे समितियां शुरू कर देंगे, ठीक है। एडॉक कमेटी, अस्थायी समिति और बच्चे परमानेंट कमेटी यानी कि अस्थायी समिति। चलो बाय, टेक केयर बेटा, ये लास्ट टॉपिक होगा पार्लियामेंट का, ठीक है। चलो बाय बेटा, बाय, टेक केयर बेटा।